Come on Easy Learning, this is Chandan Jha and this is BPC 011 of School Psychology. Before this I have already covered Block 1, Block 2, all the units and parts. You can watch them and you can also share these videos if you think that these are valuable for you to your classmates or to the non-person who can also take advantages. So let's start from 1.2.7. It is from Block 3, Unit 1. तो 1.2.7 में है आपका यहाँ पे टेक्निक्स फॉर कंडक्टिंग द फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट। असेसमेंट के बारे में मैंने बताया था क्या होते हैं। असेसमेंट वो होते हैं जब आप किसी चीज़ को एग्जामिन करते हैं, एग्जामिन करने के बाद आप जजमेंट लेते हैं कि ये चीज़ किस तरह का है, किस हिसाब का है, तो उसी को असेसमेंट कहा जाता है। तो कहते हैं जब आप फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट को कर रहे होते हैं तो उसके कौन कौन से टेक्निक्स हैं उसके बारे में इसमें दे रखे हैं। तो देयर आर टू टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट के दो टेक्निक है। पहला तो एक है जैसे इनडायरेक्ट असेसमेंट कहा जाता है एंड द अदर डायरेक्ट असेसमेंट, जैसे कि डायरेक्ट असेसमेंट कहा जाता है। एक तो प्रत्यक्ष हो गया और एक अप्रत्यक्ष हो गया। तो इनडायरेक्ट या इसी को इनफॉर्मेंट असेसमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं जो असेसमेंट दे रखे हैं इसमें दिस रियलाइज हैवीली अपॉन द यूज ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज with students, teachers and other adults who have direct responsibility for the students concerned। कहते हैं इसका भरोसा सीधा उन लोगों से लिया जाता है या यह उस विश्वास पे, उसके विश्वास पर टिकती है या इसकी पुष्टि वहाँ से होती है जहाँ पर में स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कराए जाते हैं। मतलब इंटरव्यू तैयार किए जाते हैं स्टूडेंट के साथ, टीचर के साथ और एडल्ट के साथ किए जाते हैं जिनकी डायरेक्ट रूप से जिम्मेवारी होती है उस बच्चों के लिए जिस बच्चे की बात हो रही है, कंसर्न्ड है। इंडिविजुअल शुड स्ट्रक्चर द इंटरव्यू सो दैट इट यील्ड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्वेश्चंस डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेक्शन। इंडिविजुअल्स को इंटरव्यू जो है बनानी चाहिए जिससे कि यह ऐसे इंफॉर्मेशन को दे सके या यील्ड कर सके जो कि क्वेश्चन से संबंधित होते हैं, जो कि पिछले सेक्शन में डिस्कस की गई। Interviews with the student may be useful in identifying how he or she perceived the situation। स्टूडेंट के साथ इंटरव्यू जो है वो ऐसे लाभदायक हो सकते हैं यह पहचानने में कि उसे उस स्थिति में कैसे जो है उसे उन्होंने समझी है उस चीज़ों को एंड व्हाट कॉज्ड हर और हिम टू रिएक्ट और एक्ट इन द वे दे डिड। और कौन कौन सा ऐसा तरीका है जिसके कारण से क्या ऐसा चीज़ है जिसने उसको रिएक्शन करवाया, जिसने उसको काम करने पे मजबूर कराया। ठीक है, तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में यही दे रखे हैं कि इसमें टीचर्स, स्टूडेंट, एडल्ट्स वगैरह शामिल होते हैं जिनका संबंध सीधा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट से होते हैं और इंडिविजुअल्स जो है वो इंटरव्यूज़ वगैरह स्ट्रक्चर करना चाहिए उन्हें जिससे कि ऐसा इन्फॉर्मेशन जो है दे सके जो क्वेश्चन से संबंधित हो, जो पहले के सेक्शन में डिस्कस की गई है। इससे पहले वाले सेक्शन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये सब सारी चीज़ें दी गई है। अगर आप स्टूडेंट से इंटरव्यू करते हैं तो ये आपको यह पहचानने में इंटरव्यू में आपको हेल्प करते हैं कि वह सिचुएशन को कितना समझी है या क्या कितना समझे हैं और क्या ऐसा चीज़ है जिसकी मदद से उन्होंने सिचुएशन का आंसर दी है या दिए हैं या उसके ऊपर रिएक्शन किए हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें कि ऑल्सो कॉमर्शियली अवेलेबल स्टूडेंट questionnaires, motivational skills and checklists can also be used to structure indirect assessment of behavior। कहते हैं अगर कॉमर्शियली रूप से अवेलेबल जो स्टूडेंट है, क्वेश्चनेयर्स जो हैं या मोटिवेशनल जो स्किल्स हैं, चेकलिस्ट हैं, इससे भी यूज किए जा सकते हैं इनडायरेक्ट असेसमेंट जो बिहेवियर होती है उसमें। द डिस्ट्रिक्ट्स स्कूल साइकोलॉजिस्ट और अदर क्वालिफाइड पर्सनल कैन बी वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फिजिबिलिटी ऑफ यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट्स। कहते हैं यहाँ पर में कि जो कॉमर्शियली अवेलेबल स्टूडेंट के बारे में तो ऊपर ही दे रखे हैं, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट के स्कूल और साइकोलॉजिस्ट होते हैं यहाँ पर में या दूसरे जो और क्वालिफाइड जो पर्सनल या कर्मचारी होते हैं वो भी एक वैल्यूएबल सोर्स बन सकते हैं इंफॉर्मेशन की, जो कि इन सभी इंस्ट्रूमेंट की जो संभावनाएँ होती है या फिजिबिलिटी होती है या मान के चलिए वो कितना सुविधाजनक है उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका इनडायरेक्ट असेसमेंट में था। अब अगर डायरेक्ट असेसमेंट की बात करें तो नीचे दे रखे हैं यहाँ पर में कि डायरेक्ट असेसमेंट क्या होते हैं।
तो इसमें दे रखे हैं डायरेक्ट जो असेसमेंट है इसमें कि दिस इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग सिचुएशनल फैक्टर्स सराउंडिंग ए प्रॉब्लम बिहेवियर, कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती है कि आपकी जो सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं, जिस सिचुएशन में वो बिहेवियर कर रहा है अपने आसपास की चीज़ों को देख करके उसको ऑब्जर्व करना, उसको रिकॉर्ड करना। इसमें एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट इवेंट्स होते हैं, मतलब जो आसपास या सिचुएशन को देख करके जो व्यवहार कर रहा है उससे पहले का क्या हिसाब रहता है और जो बिहेवियर करता है उसके बाद का हिसाब क्या रहता है। तो पहले के हिसाब को एंटीसीडेंट कहा जाता है और बाद के जो इसकी रिजल्ट होती है उसको कॉन्सिक्वेंट इवेंट्स कहे जाते हैं। एन इवेल्युएटर में ऑब्जर्व द बिहेवियर इन द सेटिंग दैट इट इज़ लाइकली टू अकर एंड रिकॉर्ड डेटा यूजिंग एन एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस ABC अप्रोच। कहते हैं इवेल्युएटर जो है वो ऐसी बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं उस समय में जो कि होने की संभावना होती है और इस डेटा को रिकॉर्ड करते हैं ABC अप्रोच को यूज़ करके, जिसे कि एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस अप्रोच कहा जाता है। नेक्स्ट जो आपके दे रखे हैं पैराग्राफ में, इसमें यहाँ पे दे रखे हैं कि द ऑब्जर्वर ऑल्सो मे चूज टू यूज ए मैट्रिक्स और स्कैटर प्लॉट टू चार्ट द रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल वेरिएबल्स एंड स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज। ऑब्जर्वर जो है ये ऑब्जर्वर आपको जो है मैट्रिक्स और स्कैटर प्लॉट का भी यूज जो है वो कर सकते हैं एक स्पेसिफिक जो इंस्ट्रक्शनल वेरिएबल और स्टूडेंट रिस्पॉन्स होते हैं उनके बीच जो रिलेशनशिप होती है उसको चार्ट को तैयार करने के लिए। मतलब कुछ खास इंस्ट्रक्शनल वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स का मतलब जो इंस्ट्रक्शन बदलता रहता है और स्टूडेंट का उसके प्रति क्या उत्तर होता है, रिस्पॉन्स होता है, तो उसके बारे में दे रखे हैं। रिगार्डलेस ऑफ टूल, observations that occur consistently across time and situations and that reflect both quantitative and qualitative measures of the behavior in questions are recommended. कहते हैं बिना किसी टूल का ध्यान रखते हुए रिगार्डलेस ऑब्जर्वेशंस जो होते हैं वो मजबूती तरीके से कॉन्सिस्टेंटली जो है समय के साथ होते हैं, अकर होते हैं और सिचुएशन के साथ होते हैं। और ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो मेजर्स होते हैं बिहेवियर की, उन दोनों के बारे में बताते हैं जिसकी सिफारिश की जाती है, रेकमेंड की जाती है। नेक्स्ट है आपके डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस के बारे में दे रखे हैं, वंस द प्रोफेशनल और द काउंसलर इज सेटिस्फाइड दैट इनफ डेटा हैव बीन कलेक्टेड, द नेक्स्ट स्टेप इज टू कंपेयर एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन। अगर एक बार प्रोफेशनल को या काउंसलर जो है वो संतुष्ट हो जाते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डेटा को कलेक्ट किया गया है, तो अगला जो स्टेप होता है, कदम होता है, वो होता है कि इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना, उसका विश्लेषण करना और उनकी तुलना करना। दिस एनालिसिस विल हेल्प टू डिटरमिन वेदर और नॉट देयर आर एनी पैटर्न्स एसोसिएटेड विद द बिहेवियर। कहते हैं ये विश्लेषण जो है इस बात को में मदद करेगी, इसको निश्चित करने में मदद करेगी कि कोई और भी पैटर्न जो है आखिर हैं जो बिहेवियर से जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए, व्हेनेवर कनिका डज नॉट गेट हर वे शी रिएक्ट्स बाय हिटिंग समवन। जब कभी भी कनिका को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है तो क्या करती है, दूसरों को मार करके ऐसा करने का प्रयास करती है, अपना रास्ता बनाती है निकलने की। इफ पैटर्न्स कैन नॉट बी डिटरमिन्ड द टीम शुड रिव्यू एंड रिवाइज। अगर पैटर्न को निर्धारित नहीं किया जा सकता है तो टीम जो है इसको रिव्यू करनी चाहिए और रिवाइज करना चाहिए ज़रूरत के हिसाब से एज नेसेसरी। द फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट प्लान टू आइडेंटिफाई अदर मेथड्स फॉर असेसिंग बिहेवियर्स। और क्या करना चाहिए, तो फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट प्लान को तैयार करनी चाहिए जिससे कि दूसरे उपाय जो है वो भी उसको पकड़ा जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके असेसिंग बिहेवियर के लिए। तो हाइपोथेसिस स्टेटमेंट में क्या दे रखे हैं, हाइपोथेसिस क्या होते हैं कि जो कि बिल्कुल वैलिड नहीं होता है, जो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट फिक्स नहीं होता है, बल्कि वो आपका इमेजिनेशन के हिसाब से तैयार की जाती है, उसको हाइपोथेसिस कहा जाता है। तो यहाँ पे दे रखे हैं ड्राइंग अपॉन इन्फॉर्मेशन दैट एमर्जेस फ्रॉम द एनालिसिस। कहते हैं एनालिसिस से जो इन्फॉर्मेशन को मतलब निकलते हैं, एनालिसिस करने के बाद जो चीज़ें तैयार होती है या इन्फॉर्मेशन इकट्ठा होती है, स्कूल पर्सनल कैन एस्टैब्लिश अ हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ द बिहेवियर्स इन क्वेश्चन। तो स्कूल के जो कर्मचारी लोग होते हैं, काम करने वाले होते हैं, वो ऐसे हाइपोथेसिस को बना सकते हैं या एस्टैब्लिश कर सकते हैं
जो कि क्वेश्चन के समय में बिहेवियर की जो फंक्शन होती है उससे संबंधित हो सके। This hypothesis predicts the general conditions under which the behavior is most and least likely to occur. Antecedents कहते हैं ये जो hypothesis होते हैं वो कुछ साधारण जो शर्त होते हैं उसकी भविष्यवाणी करते हैं जिसके तहत बिहेवियर जो है या तो बहुत अधिक या बहुत कम होने की संभावना होती है। Antecedents होती है as well as the probable consequences that serve to maintain it, और साथ साथ जो है इसके कुछ संभावित परिणाम हो सकते हैं, अंजाम हो सकते हैं जो कि इसको मेंटेन करते हैं। फॉर इंस्टेंस, शुड ए टीचर रिपोर्ट दैट कनिका कॉल्स और ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, कि दे रखे हैं क्या टीचर को यह बताना चाहिए कि कनिका जो है इंस्ट्रक्शन देते समय वो बोल पड़ती है या कॉल आउट करती है। ए फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट माइट रिवील द फंक्शन ऑफ द बिहेवियर is to gain attention or avoid instruction or seek excitement, or both to gain attention and avoid a low interest subject। कहते हैं कि एक फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट जो है वह बिहेवियर की जो फंक्शन होती है उसको स्पष्ट कर सकती है, और वो ये होती है कि वो अटेंशन को अपनी तरफ खींचे, ध्यान दे, और टू अवॉइड इंस्ट्रक्शन और सीक एक्साइटमेंट, या जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उससे बचे या एक्साइटमेंट की तलाश करे, या दोनों चीज़ करे, अटेंशन को ध्यान को हासिल करने के लिए, या एंड अवॉइड ए लो इंटरेस्ट सब्जेक्ट, और जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है उसको अवॉइड करे, उसको छोड़े। ठीक है, तो ये आपका है हाइपोथेसिस स्टेटमेंट। हाइपोथेसिस स्टेटमेंट में यही दे रखे हैं कि टीचर जो है यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के रूप में दे भी रखा है कि यहाँ पे ये देखा जाता है कि जनरल कंडीशंस की भविष्यवाणी करते हैं जिसके तहत बिहेवियर जो होते हैं या तो कम या बहुत अधिक होने की संभावना होती है, साथ में उसके क्या संभावित परिणाम होते हैं उसके बारे में भी बताते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ कनिका को एक एग्जाम्पल दिए हैं जो इंस्ट्रक्शन के समय में बोल पड़ती है, तो यहाँ पर मैं कहते हैं एक फंक्शनल बिहेवियरल असेसमेंट जो है वो ये इस बात के बिहेवियर की बात को या बिहेवियर करते समय जो फंक्शन होते हैं उसको रिवील कर सकती है, इस बात को कि अटेंशन को ध्यान में रखा जाए, अटेंशन को हासिल करे या इंस्ट्रक्शन को छोड़ दे। मतलब जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है या तो उसको त्याग दे या ध्यान से सुने इंस्ट्रक्शन को, या एक्साइटमेंट की तलाश करे कि उसको कैसे किस तरीके से इंस्ट्रक्शन को बहुत गौर से सुने, और बोथ या दोनों चीज़ की तलाश करे जिससे उनका ध्यान जो है भंग ना हो, वो ध्यान को गेन करे, और जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है उनको त्यागे, उनको अवॉइड करे। नेक्स्ट दे रखे हैं ओनली व्हेन द रेलिवेंस ऑफ द बिहेवियर इज नॉन इट इज पॉसिबल टू स्पेकुलेट द ट्रू फंक्शन ऑफ द बिहेवियर एंड एस्टेब्लिश एन इंडिविजुअल बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान। कहते हैं जब बिहेवियर की महत्व को जो है समझा जाता है तो ऐसा संभावना बनता है कि एक बिहेवियर की जो सच्चा जो रूप है या फंक्शन है उनको जो स्पेकुलेट किया जाए, उसके ऊपर विचार किया जाए, और एक इंडिविजुअल बिहेवियर इंटरवेंशन प्लान जो है वो स्थापित की जाए या एस्टैब्लिश की जाए। नेक्स्ट दे रखे हैं मेनी प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल कॉमर्शियली टू हेल्प द काउंसलर असेस बिहेवियर्स इन ऑर्डर टू डिटरमिन देयर फंक्शन। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कॉमर्शियली रूप से अवेलेबल हैं जो काउंसलर को जो हेल्प करते हैं बिहेवियर्स को असेस करने के लिए, जिससे कि वो अपने फंक्शन को निश्चित कर सके, इन ऑर्डर टू डिटरमिन देयर फंक्शन। नेक्स्ट दे रखे हैं ड्यूरिंग स्कूल एज चिल्ड्रन एक्सिबिट ए नंबर ऑफ बिहेवियर प्रॉब्लम। कहते हैं स्कूल एज के समय में चिल्ड्रन जो है बहुत सारे ऐसे बिहेवियर की समस्या होती है जिसे वो दिखाते हैं, एग्जिबिट करते हैं। सम ऑफ दिस प्रॉब्लम्स आर सो सिवियर दैट दे अफेक्ट देयर फैमिलीज। इनमें से कुछ प्रॉब्लम इतना ज़्यादा गंभीर होते हैं कि वे उनके फैमिली को प्रभावित करते हैं। एंड दोज हु आर इन क्लोज एक्वेंटेंस सच एज नेबर्स और पीयर्स, और उनको भी प्रभावित करते हैं जो उनके बहुत आस पास के जान पहचान के होते हैं, एक्वेंटेंस होते हैं, जिसमें पड़ोसी और साथी जो पढ़ने वाले होते हैं, पीयर्स, वो भी शामिल हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें चाइल्डहुड बिहेवियर प्रॉब्लम्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ एडल्ट प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ देयर मैनिफेस्टेशन एज वेल एज इटियोलॉजी। कहते हैं चिल्ड्रन बिहेवियर प्रॉब्लम्स से होते हैं वो एडल्ट प्रॉब्लम से अलग होते हैं,
किस बात पर में? तो इन टर्म्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब हुआ कि कैसे कोई चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से देखा जाता है, और साथ में इटियोलॉजी क्या होती है। इटियोलॉजी का मतलब किसी जो प्रॉब्लम है उसका अगर आप स्टडी करते हैं, उसकी समस्या का स्टडी करते हैं, उसी को इटियोलॉजी कहा जाता है। Therefore, diagnosis and treatment of children with mental and emotional disturbances is necessarily different from that used with adults. कहते हैं यहाँ पर में इसी कारण से जो डायग्नोसिस और जो इसका इलाज होता है, रोग की पहचान और इलाज जो होते हैं बच्चे की, जिसको मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस होते हैं, वो आवश्यक रूप से अलग होते हैं, खास करके जिससे एडल्ट के द्वारा यूज़ किया जाता है। एडल्ट पे अलग ये इस्तेमाल होता है, वहीं दे रखे हैं दैट यूज्ड विद एडल्ट्स। नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें, द चाइल्ड लिव्स थ्रू क्रिटिकल फेजेस ऑफ डेवलपमेंट। चाइल्ड जो है वो एक जो बहुत ख़राब जो दौर होती है डेवलपमेंट के, उससे गुजर रहे होते हैं, विच इन्फ्लुएंस हर बिहेवियर, जो कि उनके बिहेवियर को प्रभावित करते हैं। स्कूलिंग इज़ वन ऑफ द मेजर इवेंट इन चाइल्ड्स लाइफ। स्कूल जो होते हैं वो चाइल्ड की लाइफ का एक मुख्य घटना होती है, उनमें से एक होती है। चिल्ड्रन एंटर टू स्कूल्स एट 3 to 4 years ऑफ एज। बच्चे जो है 3 से 4 साल की एज में जो है स्कूल पहुंच जाते हैं। विद प्रोग्रेस ऑफ स्कूलिंग दे आर रिक्वायर्ड टू स्पेंड इंक्रीजिंगली मोर अमाउंट ऑफ टाइम इन लर्निंग एनवायरनमेंट। कहते हैं स्कूल के बढ़ते हुए समय के साथ उन्हें ज़रूरत होती है कि अधिक से अधिक समय जो है वो उन एनवायरनमेंट को, आसपास की चीज़ों को सीखने में जो है वो खर्च करे। दैट रिक्वायर्स एक्विजिशन ऑफ न्यू सेट्स ऑफ एकेडमिक एंड सोशल स्किल्स, जिसमें नई जो एकेडमिक जो तरीके हैं उसमें उसको कैसे हासिल करें वो ज़रूरी है, साथ में सामाजिक जो क्रियाकलाप है या स्किल्स हैं उनको भी देखें। मोस्ट चिल्ड्रन लर्न टू एकोमोडेट देमसेल्व्स वेल टू दिस चेंजिंग नेचर ऑफ स्किल डिमांड। कहते हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अपने आप को बिल्कुल ठीक करना सीख लेते हैं, बदलते हुए जो नेचर की जो मतलब रूप है या उसमें जो डिमांड है, स्किल डिमांड है, उसके हिसाब से। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू डू सो। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं इनमें से जो कि ऐसा करना उनके लिए कठिन हो जाता है। फर्दर मच प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर विच गो unnoticed, even tolerated in home setting, become more conspicuous in the school environment due to competition and frequent evaluation. आगे बहुत ज़्यादा जो समस्या करने वाले जो बिहेवियर होते हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, वो अननोटिस्ड चले जाते हैं, और यहाँ तक कि घर की जो माहौल होती है उसमें उसको बर्दाश्त कर लिया जाता है, क्योंकि अधिक से अधिक जो स्कूल एनवायरनमेंट होती है वो स्पष्ट या कॉन्स्पिक्यूअस होती है कंपटीशन के कारण और लगातार इवैल्यूएशन होने के कारण। क्योंकि घर पे ऐसा लगता है कि बच्चे के साथ स्कूल में कंपटीशन ज़्यादा हो रहा है, फ्रीक्वेंट बार बार उनका इवैल्यूएशन किया जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चा जो है घर पे इस तरह से बिहेव कर रहा है, इसलिए उसको नोटिस नहीं किया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है। सम ऑफ द कॉमनली अकरिंग प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स आर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स। कहते हैं इनमें से कुछ जो है बार बार होने वाली जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स है वो है आपका ADHD, जिससे कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहा जाता है। उसके बाद है आपका लर्निंग डिसेबिलिटी। इसके बाद है लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में मैंने पहले भी पढ़ा रखा है। सीखने की जो समस्या है, बुलिंग है, अपना पावर दूसरों को दिखाना कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ। उसका डिलिंक्वेंट बिहेवियर है, ऐसा बिहेवियर जो समाज अनएक्सेप्टेबल है, सोशली अनएक्सेप्टेबल है या इलीगल है, उसी को डिलिंक्वेंट बिहेवियर कहा जाता है। तो इस पार्ट ऑफ पैराग्राफ में आपको यही दे रखे हैं कि यहाँ पर में चाइल्ड केवल स्कूल में जाते हैं केवल सीखने के लिए नहीं जाते, बल्कि चाइल्ड को जो सोसाइटी की चीज़ों को भी सीखना होता है और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, सोशल स्किल्स को देखना होता है और समाज में आसपास में माहौल में क्या चल रहा है वो देखना होता है। अधिकतर बच्चे जो होते हैं अपने आप को तो बदलते हुए नेचर के साथ अपने आप को स्किल सीख लेते हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके लिए अभी भी डिफ़िकल्ट होता है। आगे जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर होते हैं वो बहुत ज़्यादा अननोटिस्ड होते हैं, घर के माहौल में उन्हें बर्दाश्त कर लिया जाता है, जो कि स्पष्ट रूप से स्कूल एनवायरनमेंट में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, और पेरेंट्स को या घर पे ऐसा लगता है उन्हें कि स्कूल में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, उन्हें बार बार इवैल्यूएशन किया जा रहा है उनके वर्क को, जिससे कारण से घर पे ऐसा बिहेव कर रहा है। इनमें से जो कुछ कॉमनली या ज़्यादा होने वाली जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है वो आपका ADHD है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, बुलिंग है और डिलिंक्वेंट बिहेवियर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखे हैं इसमें क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन अबाउट द चाइल्ड्स बिहेवियर फ्रॉम द सिग्निफिकेंट अदर्स
who are in close contact with the child such as parents, teachers and peers। कहते हैं जो इससे जो गंभीर हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, मजबूत इंफॉर्मेशन ले सकते हैं चाइल्ड के बिहेवियर के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट या महत्वपूर्ण होते हैं, वो ऐसे लोगों से ले सकते हैं जो कि बच्चे के बहुत ही करीब होते हैं, who are in close contact with the child, जैसे कि पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, टीचर्स होते हैं और पीयर्स होते हैं जो बच्चे के साथ पढ़ने वाले होते हैं या साथी लोग होते हैं जो खेलते कूदते हैं। ठीक है, तो इसके साथ जो है ये भी पैराग्राफ आपका एंड हो गया और ये टॉपिक एंड हो गया।